छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में मुगल मराठा संघर्ष को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण था लगभग 2 साल का, अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु से लेकर मार्च 1682 में औरंगजेब के दक्कन आने तक। अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की रायगढ़ में मृत्यु हो गई थी और लगभग 2 महीनों तक संभाजी महाराज को राजधानी पर अधिकार करने के लिए अपने विरोधियों से जूझना पड़ा, जिसको हमने पहले भाग में देखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के 1677 के कार्नाटिक अभियान के बाद आदिल शाही का दक्षिणी भाग मराठों के प्रभाव में तो आ ही गया था, लेकिन वहां अभी व्यवस्था ठीक से जम नहीं पाई थी। तो संभाजी महाराज ने हरजी महाड़ीक को जिंजी का नया प्रांतपाल बनाकर भेज दिया और इसी समय मैसूर के महाराजा चिक्कदेव राज ने कुछ युद्धों में मराठों को पराजित करके अपना प्रभाव बढ़ाया। एक बार तो बीजापुरियों ने भी नंदी दुर्ग लेने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मुगलों के आक्रमण की संभावना के चलते मराठों और आदिल शाही के संबंध मित्रवत ही रहे। एन इसी समय जून 1680 में राजकुमार आजम शाह ने सालेर पर एक नाकाम हमला किया, लेकिन इस क्षेत्र के मराठों के कुछ किले मुगलों के हाथों लग गए। अगस्त से दिसंबर 1680 तक मराठों ने सोलापुर पर लगातार छापे मारे, जिनमें से एक में तो संभाजी महाराज खुद भी शामिल थे। कई स्रोतों के अनुसार 1680 में मराठों ने अधिकांश विदर्भ में जगह जगह पर छापे मारे। सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते ने बुरहानपुर पर छापा मारा। फिर आया 1681। जनवरी 1681 में संभाजी महाराज का विधिवत राज्यारोहण हुआ और वे छत्रपति बने। छत्रपति बनते ही संभाजी महाराज ने सबसे पहला काम किया, मुगल साम्राज्य के सैकड़ों मील अंदर बसे महानगर बुरहानपुर पर हमला और वहां से 2 करोड़ रुपयों की वसूली। इसी तरह अप्रैल मई 1681 में मराठों ने दक्कन के मुगल मुख्यालय औरंगाबाद पर छापा मारा। तभी नासिक के पास एक मराठा सेना को भगाते भगाते मुजफ्फर खान धर्मपुर तक चला गया, जहां उसकी मराठों से मुठभेड़ हुई। दोनों पक्ष जीत का दावा करते हैं, जो आने वाले 25 साल में लगभग हमेशा होगा। जून 1681 में जोधपुर के सेनापति वीर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के बागी बेटे राजकुमार अकबर को सम्राट बनाकर महाराष्ट्र ले आए। इसीलिए अब से हम राजकुमार अकबर को सुल्तान अकबर कहा करेंगे। दुर्गादास जी जोधपुर की आजादी की लड़ाई में और सुल्तान अकबर के लिए दिल्ली का तख्त जीतने के लिए संभाजी महाराज का समर्थन चाहते थे, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले जनवरी 1681 में औरंगजेब ने राजपूताना में इनका विद्रोह दबा दिया था। संभाजी महाराज और सुल्तान अकबर महीनों तक नहीं मिले। बरसात के दिन थे। सुल्तान अकबर को झोपड़ी में रहना मुश्किल जा रहा था। संभाजी महाराज की दृष्टि से देखें तो वो किसी अजनबी पर अचानक से भरोसा कैसे कर सकते थे, और वो भी औरंगजेब के लाडले बेटे पर। दूसरी बात, संभाजी महाराज एक स्वतंत्र सार्वभौम शासक थे। उन्हें अपना वर्चस्व और स्वतंत्रता दिखाना भी जरूरी था। खैर, सितंबर 1681 में औरंगजेब ने सुल्तान अकबर को पकड़ने के लिए और मराठों और दक्कन की दोनों सल्तनतों को कुचलने के लिए दक्कन पर चढ़ाई कर दी। साथ में थे ओरछा और दतिया राज्य के बुंदेले, जिनमें दतिया के युवराज दलपत सिंह और बुंदेलखंड के अत्यंत लोकप्रिय महाराजा छत्रसाल भी थे, जो ओरछा राज्य से अलग होकर पिछले 1 दशक से मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन 1680 में वे मुगलों के दोबारा मनसबदार बने थे और बाद में 1681 के आखिरी महीनों में तीसरी बार। नवंबर 1681 में आखिरकार संभाजी महाराज, दुर्गादास जी और सुल्तान अकबर मिले। अनकरीब इसी समय बहादुर खान की जागीर के कर्ता धर्ता दीवान गंगाराम गुजराती ने इलाहाबाद सूबे में विद्रोह कर दिया और वे मदद मांगने संभाजी महाराज और सुल्तान अकबर के पास आए। सबने मिलकर रक्षात्मक और आक्रामक नीतियां बनाई। रक्षात्मक व्यवस्था तो शिवाजी महाराज स्वयं ही करके गए थे। तापी से लेकर तंजौर तक पहाड़ी किलों का जाल बिछाकर और कोंकण तट पर समुद्री किले बनाकर उनकी बनाई हुई नौसेना को संभाजी महाराज ने और भी मजबूत किया। दक्कनी सल्तनतों की मुगलों के खिलाफ एकता को भी अब 100 साल पूरे होने को आए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे काफी विकसित किया और अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी छत्रपति संभाजी महाराज पर। संभाजी महाराज और सुल्तान अकबर की आक्रामक नीति के अनुसार औरंगजेब के दक्कन आने से पहले जंजीरा के सिद्दियों और पुर्तगालियों को दबाना था और मौका देखकर दक्षिण में उभर रहे मैसूर राज्य पर प्रहार करना था, ताकि आदिल शाही
और कुतुबशाही को पीछे से ज्यादा समस्याएं न आए। औरंगजेब का ध्यान बांटने के लिए पूरब में दीवान गंगाराम गुजराती के साथ 10,000 मराठों को भेजकर बिहार पर कब्जा करके बंगाल पर हमला किया जाता और औरंगजेब के दक्कन पहुंच जाने के बाद शाही दरबार का उत्तर से संपर्क काट दिया जाता, जितने में सुल्तान अकबर और दुर्गादास जी गुजरात और अजमेर के रास्ते जाकर दिल्ली पर कब्जा कर लेते। इसमें जोधपुर के राठौड़ तो शामिल होते ही, लेकिन साथ देते मेवाड़ के सिसोदिया, बूंदी के हाड़ा और आमेर के कछवाहा राजपूत। इसके बाद शाहजहां की तरह ही औरंगजेब को भी बंदी बना लिया जाता। लेकिन इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब तक ये सब योजनाएं बन पाती, तब तक नवंबर में औरंगजेब का दरबार बुरहानपुर पहुंच चुका था। औरंगजेब ने बुरहानपुर पहुंचते ही तुरंत बगलान के किलों को जीतने के लिए शहाबुद्दीन खान को भेजा, जो भविष्य के हैदराबाद के पहले निजाम आसफ जहां के पिता थे। इसके अलावा मराठों का गुजरात का रास्ता बंद करने के लिए, कल्याण या तल कोंकण पर हमला करने के लिए हसन अली खान को भेजा। सातारा पर हमला करने के लिए भेजा खान जहां बहादुर को, और कोल्हापुर पन्हाला पर हमला करने के लिए अपने दूसरे बेटे राजकुमार आजम शाह को भेजा। उत्तर कोंकण में हसन अली खान की मदद के लिए तथाकथित मुगल नौसेना और जंजीरा के सिद्दियों को मिलकर कोंकण पर हमले के आदेश दिए गए। अंग्रेज मराठों के दुश्मन सिद्दियों को बंबई में शरण देते चले आ रहे थे, तो अपरोक्ष रूप से ये मुगलों की मदद हो गई। दिसंबर में इस संयुक्त नौसेना ने कोंकण तट पर शदीद हमले किए। पुर्तगालियों को भी डरा धमकाकर इस हमले में शामिल किया गया। इसके जवाब में संभाजी महाराज ने जमीन पर हसन अली खान को टक्कर देने के लिए सेना भेजी और सुल्तान अकबर के साथ मिलकर तुरंत जंजीरा को घेरा डाल दिया। लगभग इसी समय मराठों ने अहमदनगर पर भी छापा मारा। इसके पीछे संभाजी महाराज का एक भावनात्मक व्यक्तिगत कारण बताया जाता है, जो अत्यंत विवादास्पद है। इस तरह से 1681 भी बीत गया। जनवरी 1682 में हसन अली खान ने कल्याण पर, खान जहां ने सातारा पर और आजम शाह ने पन्हाला और कोल्हापुर पर हमला किया। तीनों मोर्चों पर मराठों ने मुगलों को शिकस्त दी। हसन अली खान को उत्तर कोंकण में मुगल नौसेना और सिद्दियों से मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि सिद्दियों को जंजीरा में संभाजी महाराज ने दबोच कर रखा था और मुगलों और पुर्तगालियों के जहाजों को मराठे लूट लेते थे। तो फरवरी तक हसन अली खान हारकर नासिक लौट आए और हम्बीर राव मोहिते ने सातारा और पन्हाला कोल्हापुर में खान जहां और आजम शाह को हराकर बहादुरगढ़ लौटा दिया। पन्हाला कोल्हापुर के युद्ध में भविष्य के पहले निजाम चिन किलिच खान आसफ जहां के दादा किलिच खान भी घायल हो गए थे, लेकिन अखबारात में इन्होंने अपने कारनामे बढ़ा चढ़ाकर बताए, फिर भी औरंगजेब को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाए। फिर संभाजी महाराज ने रूपाजी भोसले और मनाजी मोरे को नासिक क्षेत्र में भेजकर वहां के किलों की रक्षाबंदी मजबूत की। जनवरी अथवा फरवरी 1682 में महाराष्ट्र के अत्यंत लोकप्रिय संत समर्थ स्वामी रामदास ने सातारा के पास सज्जनगढ़ में समाधि ले ली थी। फरवरी 1682 में औरंगजेब का शाही मुगल दरबार बुरहानपुर से औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ। इसी बीच कहीं छत्रसाल भी मुगल छावनी से निकलकर वापस बुंदेलखंड पहुंच गए और मार्च 1682 में उन्होंने फिर से मुगलों से युद्ध शुरू कर दिया। उधर मार्च 1682 में औरंगजेब का दरबार औरंगाबाद पहुंच गया। यहां संभाजी महाराज और मुगलों के संग्राम का पहला चरण समाप्त होता है। मार्च 1682 में औरंगजेब के दक्कन पहुंचने के बाद आगे के मोर्चों के लिए मुगल सेनापतियों को नासिक, बहादुरगढ़ और अहमदनगर में तैनात किया गया। फिर अप्रैल 1682 में शहाबुद्दीन खान ने रामशेज को घेरा डाला, लेकिन तभी औरंगाबाद में साक्षात सम्राट औरंगजेब की मौजूदगी में नागोजी बल्लाल ने औरंगाबाद के पूर्व में जालना पर सफल छापा मारा और बरार सूबे में भी जगह जगह छापे मारे। इस समय इलाहाबाद से शाही खजाना आ रहा था, जो मराठों के इन छापों के डर से रास्ते से ही वापस लौट गया। यहां जरा एक मजेदार किस्सा सुनिएगा। मराठों से लगातार मिल रही हार ने खान जहां को विश्वास दिला दिया कि मराठे जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं, तो खान ने खुद भी यंत्र तंत्र मंत्र शुरू कर दिए, जबकि औरंगजेब की इन बातों में विशेष आस्था नहीं थी। बजाय जादू टोने के सम्राट ने इसका व्यावहारिक उपाय ढूंढा और वो था स्वराज्य का उसकी घाटियों, चोटियों, दर्रों, मार्गों
और उन पर बने किलों का एक भौगोलिक सर्वेक्षण, जिसमें जरा समय लगने वाला था। इस मौके का फायदा उठाकर संभाजी महाराज ने 10,000 मराठों के साथ दीवान गंगाराम गुजराती को बिहार बंगाल पर हमला करने भेज दिया और खुद ने गोलकुंडा की कुतुबशाही फौजों को साथ में लेकर मई 1682 में मैसूर पर चढ़ाई कर दी, जो कार्नाटिक क्षेत्र में मराठों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका था और पीछे से मुगलों की मदद कर सकता था। तीसरे मोर्चे पर सुल्तान अकबर, दुर्गादास जी, कवि कलश के बेटे गणेश और धनाजी जाधव की मराठा सेना साथ मिलकर गुजरात जीतने निकल पड़े, जिसमें मराठा नौसेना का भी सहयोग था। इसी बीच मई में नासिक के पश्चिम में रूपाजी भोसले ने रामशेष घेरने वाले शहाबुद्दीन खान को गणेश गांव के युद्ध में हरा दिया। इसी महीने 18 मई 1682 के दिन रायगढ़ के पास मान गांव में महारानी येसुबाई ने छत्रपति संभाजी महाराज के एकमात्र पुत्र शाहू को जन्म दिया। मई जून 1682 में मराठों ने अहमदनगर पर एक असफल हमला किया। उधर दक्षिण में जून 1682 में मैसूर के महाराजा चिक्कदेव राज ने संभाजी महाराज और गोलकुंडा की फौजों को बनावारा के युद्ध में हरा दिया। लेकिन संभाजी महाराज ने उससे भी दक्षिण में जाकर जुलाई में मदुरई राज्य पर शिकंजा कस लिया। जुलाई में मराठों ने सोनगढ़ जीतने की कोशिश की जरूर, मगर असफल रहे। लेकिन संगमनेर में उन्होंने मुगलों को हरा दिया और नवंबर तक वहां हरकत में रहे। इस बीच रामशेष को जीतने के लिए खान जहां बहादुर कोकलताश को भेजा गया और उसके भी बाद कासिम खान को, लेकिन तीनों असफल रहे। रामशेष जीतने के लिए मुगलों को 6 साल लगने वाले थे। अब आप ही बताइए कि क्या इस किले को जीतने के लिए इतना समय लगना चाहिए, और वो भी साधन संपन्न मुगलों को। इसी दौरान पूरब में जुलाई अगस्त 1682 में गंगाराम ने मराठों की मदद से पटना और मुंगेर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वे बंगाल पर हमले की तैयारी करने लगे। इधर मराठवाड़ा में औरंगजेब के आसपास अगस्त 1682 में मराठों ने औरंगाबाद जिले के अंतुर, कन्नड़ और वैजापुर पर छापे मारे। तभी औरंगजेब के भौगोलिक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि स्वराज्य में जाने के कुल 360 रास्तों में से केवल 65 ही ऐसे हैं जिन्हें हाथी अथवा ऊंट पार कर सकते थे। इसीलिए औरंगजेब ने सह्याद्री की कवचनुमा मजबूत दीवार से सर फोड़ने की जगह पिंसर तकनीक के तहत कोंकण पर उत्तर और दक्षिण से एक साथ हमला करने का निर्णय लिया, जिससे मराठों का गुजरात, जोधपुर और दिल्ली का रास्ता रोका जा सकता था। और इस दौरान पुणे और सातारा की तरफ से स्वराज्य पर दबाव बनाया जाता रहता। कोंकण पर उत्तर की तरफ से हमला करने के लिए 50,000 की फौज के साथ राजकुमार आजम शाह, खान जहां बहादुर खान और शहाबुद्दीन खान को चुना गया, और दक्षिण कोंकण पर हमला करने के लिए उतनी ही फौज के साथ राजकुमार मुअज्जम यानी शाह आलम प्रथम को। ये दोनों अभियान एक साथ होने वाले थे। ये दोनों फौजें अपनी मुगल नौसेना के साथ सिद्धियों और पुर्तगालियों की मदद से समुद्र के किनारे किनारे मराठों के जहाजी बेड़े मिटाते हुए बीच में कहीं मिलती। औरंगजेब के औरंगाबाद में होते हुए स्वराज्य पर वैसे भी पूरब से दबाव रहता ही। इस तरह से स्वराज्य को घेर कर उसका रसद पानी रोककर उसका दम घोंट दिया जाता। तो अक्टूबर 1682 में जब संभाजी महाराज ने मैसूर की सेनाओं से त्रिची का किला छीनकर मैसूर राज्य पर आक्रमण किया, तब महाराष्ट्र में बहादुर खान कोकलताश और शहाबुद्दीन खान ने रामशेष का मोर्चा बंद करके एक बार फिर से उत्तर कोंकण यानी भिवंडी, कल्याण, पेंड क्षेत्र पर हमला किया। लेकिन इससे पहले ही गुजरात में सुल्तान अकबर के साथ दुर्गादास जी और मराठों ने अक्टूबर 1682 में अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था। मराठों को जंजीरा की घेराबंदी में मिल रही लगातार नाकामी की वजह से जंजीरा का घेरा उठा लेना पड़ा। तुरंत ही सिद्दी फिर से एक बार पिटारे से बाहर निकल आए और मराठा नौसेना को परेशान करने लगे। इसी महीने अक्टूबर में बीजापुर से मुगलों की सेवा में आए सरजा खान बीजापुरी यानी रुस्तम खान ने सातारा पर हमला किया, लेकिन मराठों ने उसको हराकर पकड़ लिया और भारी रकम वसूल करके छोड़ा। उधर गुजरात में सुल्तान अकबर के होने की वजह से औरंगजेब की चिंताएं बढ़ गईं। गुजरात अभियान के लिए औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े बेटे मुअज्जम शाह आलम को चुना, जो दक्षिण कोंकण अभियान के लिए निकल रहे थे। गुजरात का रास्ता खोलने के लिए शाह आलम ने मुजफ्फर खान को त्र्यंबकगढ़ पर हमला करने भेज दिया। त्र्यंबकगढ़ में भी मुगलों को नाकामी मिली। न तो दक्षिण कोंकण अभियान शुरू हो सका और न ही किला हाथ लगा, और तल कोंकण क्षेत्र में मुगलों को सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते ने उलझाए रखा।
नवंबर 1682 में मराठों ने बहादुरगढ़ और परेंडा पर छापे मारे। बहादुरगढ़ के पास मुगलों ने मराठों को हरा दिया। फिर मुगलों ने पुणे के पास पुरंदर लेने की कोशिश की, लेकिन मराठों ने उन्हें हरा दिया। मराठों ने नासिक क्षेत्र में कान्हेरा, कंचनगढ़ और हनवंतगढ़ लेने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तभी दिसंबर 1682 में उत्तर कोंकण से शहाबुद्दीन खान ने आकर जुन्नर और पुणे के दरमियान मराठों को हराया और पुणे को अपना केंद्र बनाया। इसमें उनके बेटे और भविष्य के हैदराबाद के पहले निजाम चिनकिलिश खान ने भी भाग लिया। इसी बीच मराठों ने दूर मराठवाड़ा जाकर जालना और बीदर तक सफल छापे मारे और वे कुतुबशाही की सीमाओं तक जा पहुंचे। मराठवाड़े में मराठों के इन छापों को रोकने के लिए औरंगजेब ने खान जहां बहादुर और राजकुमार मुअज्जम के बेटे यानी अपने पोते मुइजुद्दीन को जालना और बीदर भेजा। इन्होंने गोदावरी किनारे नांदेड़ में पड़ाव डाला और यहीं से नांदेड़ सुर्खियों में आया। इसके बावजूद मराठों ने नलदुर्ग और कल्याणी के आसपास छापे मारे। दिसंबर 1682 तक बिहार में गंगाराम के विद्रोह को दबा दिया गया था और वो महाराष्ट्र लौट आए। कैसे, ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन दक्षिण में अब तक संभाजी महाराज ने मैसूर के महाराजा चिक्कदेव राज को हरा दिया था। मराठों के मैसूर से हटते ही महाराजा चिक्कदेव राज ने औरंगजेब से मदद मांगी, जिसमें अभी थोड़ा समय लगने वाला था। 1683 में अपने कर्नाटक अभियान से लौटकर संभाजी महाराज ने अपना सारा ध्यान उत्तर कोंकण में घुसे बैठे मुगलों को बाहर निकालने में लगा दिया। इसमें इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मराठों की हथियार देकर मदद की। आप ये देख रहे होंगे कि अंग्रेज दोनों तरफ से खेल रहे हैं। वो मुगलों से ज्यादा बैर भी नहीं ले सकते थे, इसीलिए वो सिद्धियों को शरण दे रहे थे। और मराठे तो ठीक पड़ोस में ही थे और तुरंत कार्यवाही भी किया करते थे, इसीलिए उन्हें भी नाराज करना ठीक नहीं था। बीच बीच में मराठे अंग्रेजों के अन्न ले जाने वाले जहाजों को बंबई जाने से रोक लेते थे, तो उन्होंने दोनों से दोस्ती के रास्ते भी खुले रखे और लड़ने के बहाने भी ढूंढ कर रखे थे। मराठों पर उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने ओमान के अरबों के साथ मिलकर अंग्रेजों के माल ले जाने वाले जहाजों को लूटा और मुगलों के बंगाल सूबेदार शाइस्ता खान से व्यापार में छूट और व्यापार कर में कटौती की मांग करने लगे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को अपने दुश्मन पुर्तगालियों और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मिटाना था, इसीलिए ये दोनों बहुत संभल कर चाले चल रहे थे। फरवरी से अप्रैल 1683 के दरमियान उत्तर कोंकण में लड़ रहे मुगलों का राहत सामग्री का समुद्री रास्ता मराठा नौसेना ने काट दिया था और इगतपुरी कसारा होकर आता हुआ जमीनी रास्ता मराठा छापा मारों ने काट दिया था। इस दौरान मराठों ने पुणे क्षेत्र के प्रमुख मुगल पड़ाव बहादुरगढ़ पर हमला किया ताकि मुगल रक्षात्मक हो जाएं। उधर उत्तर कोंकण में लड़ रहे मुगल रसद की कमी का शिकार होने लगे और सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते, रूपाजी भोसले और मनाजी मोरे ने उन्हें हराकर उत्तर कोंकण तल कोंकण से निकाल बाहर किया। तो इस तरह से मुगलों के दक्षिण कोंकण अभियान के शुरू होने से पहले ही उनका उत्तर कोंकण अभियान धराशायी हो गया। अब बारी थी मुगलों के मददगार पुर्तगालियों की। हालांकि उन पर सख्त कार्रवाई भी हुई थी, पर अब उन्हें पिटारे में बंद करना था। तो संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों के गुजरात से गोवा तक फैले तमाम ठिकानों पर हमला कर दिया और एक सेना को विदर्भ पर छापा मारने भेज दिया ताकि मुगलों को वो वहां उलझाए रखे। ये सेना छापे मारते मारते दूर अचलपुर तक पहुंच गई, जो राष्ट्रकूट सम्राटों का मूल स्थान था। लेकिन गुजरात में स्थिति गंभीर थी। जोधपुर राज्य की हमेशा से इच्छा थी कि गुजरात उनके कब्जे में रहे, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक था। तब से लगभग 2-3 शताब्दियों पहले मेवाड़ के महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा ने भी ये कोशिश की थी और अब गुजरात क्षेत्र में जोधपुर राज्य के प्रतिनिधि दुर्गादास जी का वर्चस्व था। उन्होंने सुल्तान अकबर के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की जगह सम्राट औरंगजेब से सुल्तान अकबर को गुजरात सूबेदार बनाने की पेशकश की, जिससे सम्राट ने साफ इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद मई जून 1683 में अहमदाबाद में मुकर्रब खान ने इस संयुक्त सेना को हरा दिया और इन सबको महाराष्ट्र वापस लौटना पड़ा। फिर बरसात आ गई। इसके तुरंत बाद सितंबर 1683 में औरंगजेब ने औरंगाबाद में मुगल फौजों को 2 हिस्सों में बांटा। एक के साथ राजकुमार शाह आलम मुअज्जम को दक्षिण कोंकण के लिए भेजा और ये फौज घोंगे की तरह धीरे धीरे रेंग रही थी। दूसरा भाग था सम्राट का शाही पड़ाव, जो औरंगाबाद छोड़कर अहमदनगर आ रहा था।
अप्रैल से अक्टूबर 1683 में कोंकण तट पर मराठों और पुर्तगालियों के बीच दर्जनों युद्ध हुए, जिस दौरान गोवा क्षेत्र में मराठों के पोंडा किले को पुर्तगालियों ने घेरा डाल दिया। इसके जवाब में नवंबर-दिसंबर 1683 में संभाजी महाराज ने खुद गोवा जाकर पुर्तगालियों को धर दबोचा। संभाजी महाराज के हमले से गोवा की पुर्तगाली सरकार का अस्तित्व संकट में आ गया। इस बीच नवंबर में औरंगजेब का शाही दरबार अहमदनगर पहुंच गया। पोर्चुगीज इंडिया के गवर्नर अलवोर सम्राट औरंगजेब से मदद के लिए गिड़गिड़ाए, तो औरंगजेब ने इस बार स्वराज्य पर फिर से दो तरफा हमला किया। शहाबुद्दीन खान को हिंदवी स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पर हमला करने भेज दिया और शाह आलम मुअज्जम को दक्षिण कोंकण के लिए धकेला। अखबारात की माने तो एक तीसरी टुकड़ी ने बीजापुर पर हमला किया और उसे रोकने के लिए संभाजी महाराज ने एक सेना भेजी। शाह आलम के साथ था वेनिस से आया प्रसिद्ध इटालियन यात्री मानुकी, जो दरअसल राजकुमार शाह आलम का डॉक्टर था। अलवोर की मुगलों से इस मदद की अर्जी को यूरोपियन इतिहासकार हेय दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मुगल बड़ी आसानी से पुर्तगालियों से गोवा छीन सकते थे। बहरहाल रायगढ़ की तरफ उत्तर दिशा से आ रहे मुगल घाटियों में ही उलझकर रह गए और शाह आलम ने दक्षिण कोंकण पर बेलगांव के रास्ते हमला किया। रास्ते में मुगलों ने आदिल शाही से शाहपुर, संपगांव वगैरह जीते और सह्याद्री की दुर्गम घाटियों में प्रवेश किया। संभाजी महाराज इस समय गोवा में थे। उन्हें रायगढ़ को बचाना था, लेकिन उसके लिए सुरक्षित वापस लौटना भी था और उसके लिए जरूरी था कि शाह आलम मुअज्जम को रास्ते में रोका जाए। इसीलिए उन्होंने एक सेना रामघाट भेज दी, जिसने वहां शाह आलम को उलझा लिया और खुद संभाजी महाराज तुरंत रायगढ़ पहुंच गए। इसीलिए रायगढ़ की तरफ चले आ रहे शहाबुद्दीन खान वापस पुणे लौट गए। इस तरह से रायगढ़ और गोवा दोनों बच गए। लेकिन शहाबुद्दीन खान ने इस अभियान को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिसके बारे में आप मुगलिया अखबारात को पढ़कर समझ सकते हैं। ऐसे दावे अक्सर अपनी नौकरी को बचाने के लिए किए जाते थे, पर शहाबुद्दीन खान को इस पहले रायगढ़ अभियान के लिए गाजीउद्दीन खान बहादुर का खिताब दिया गया। दिसंबर 1683 के आखिरी दिनों में मुअज्जम शाह आलम जैसे तैसे रामघाट पार करके जनवरी 1684 में गोवा पहुंचे। शाह आलम ने पुर्तगाली गवर्नर अलवोर से मुगल नौसेना को गोवा में प्रवेश करवाने की इजाजत मांगी, जिसे अलवोर ने ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर मुगलों ने भी गोवा में भारी तबाही मचाई। इसके बाद मुगलों ने सिंधुदुर्ग जिले में तबाही मचाई और वेंगुर्ला में राजकुमार अकबर का जहाजी बेड़ा भी नष्ट कर डाला। इस मुगल मराठा संग्राम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपूरणीय क्षति पहुंची। सूरत से मुगल जहाजी बेड़ा राहत सामग्री लेकर आ रहा था, लेकिन उसे रास्ते में ही मराठा नौसेना ने लूट लिया। इससे पहले कि मुगल फौजें भूखमरी का शिकार होती, शाह आलम ने कोंकण से वापसी शुरू कर दी। लेकिन इस वापसी यात्रा के दौरान मुगलों पर मराठों ने जी भरकर छापे मारे। कई मुगल सिपाही तो महामारी के कारण मर गए। मुअज्जम के गोवा कांड से तो उल्टा मराठों को ही फायदा हुआ। जनवरी-फरवरी 1684 में संभाजी महाराज ने कवि कलश को गोवा भेजा और अलवोर से पोंडा की संधि कर ली, जिसकी मध्यस्थता की सुल्तान अकबर ने। इस तरह से पुर्तगाली संग्राम से बाहर हो गए। अखबारात के हिसाब से पिछले साल के अंत में मुगलों ने जो बीजापुर पर हमला किया था, उसका जनवरी में संभाजी महाराज द्वारा भेजी गई सेना और बीजापुरी सेना से सामना हुआ। बीजापुर के उत्तर में इंदी में। हालांकि मुगल जीत का दावा करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि अगले एक साल तक वो बीजापुर क्यों नहीं पहुंच पाए। फरवरी 1684 में मराठों ने बहादुरगढ़ पर हमला किया, जहां राजकुमार आजम शाह का पड़ाव था। यहां मुगलों ने मराठों को हराकर उनके सरदार तिमाजी को पकड़ लिया, पर दूसरे राजकुमार शाह आलम मुअज्जम का बहुत ही बुरा हाल था। अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों में अहमदनगर लौट रही शाह आलम की फौज को मराठों ने जगह जगह हराया। तो ये था मुगलों का पहला दक्षिण कोंकण अभियान। इस अभियान में शाह आलम घायल भी हो गए। अप्रैल 1684 में दो महत्वपूर्ण साझेदारियां हुईं। एक थी मुगलों और मैसूर के बीच, जिसमें औरंगजेब ने मैसूर की मराठों के विरुद्ध मदद के लिए शुजायत खान को भेजा। मुगलों की मदद से चिक्कदेव राज ने कर्नाटक क्षेत्र में कुछ मुठभेड़ों में मराठों को हराकर अपना प्रभाव बढ़ाया। इससे मराठों की कर्नाटक क्षेत्र में पकड़ फिर से कमजोर होने लगी। दूसरी साझेदारी थी संभाजी महाराज और अंग्रेजों के बीच, बीरवाड़ी की संधि, जिसमें अंग्रेज संभाजी महाराज को उन्नत अंग्रेजी हथियार और गोला बारूद देने के लिए राजी हो गए।
लेकिन संभाजी महाराज पूरी तरह से सावधान थे। उन्होंने शर्तें रखी कि ईसाई मिशनरी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए, दास व्यापार न किया जाए और बाकी व्यापार के लिए मराठों को नियत व्यापार कर दिया जाए। इसके अलावा मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज की किलेबंदी पर भी पाबंदियां लगाई गईं। संभाजी महाराज की कोशिश थी मराठा सेना का आधुनिकीकरण किया जाए। शायद इसी वजह से मराठे इतने लंबे समय तक मुगलों से लड़ सके। इस वक्त मुनासिब तो ये था कि औरंगजेब के पड़ाव पर अचानक हमला करके एक बार में सारा किस्सा ही खत्म कर दिया जाता, और ये संभव भी था, लेकिन इतना आत्मविश्वास था नहीं। फिर भी 1684 में मराठों ने बीड़ और अंबड़ पर छापे मारे। फिर बरसात आई और चली भी गई। मराठों से टकराते हुए औरंगजेब को 2 साल से ऊपर हो चुके थे, लेकिन कोई खास प्रगति दिख नहीं रही थी। तो अक्टूबर में औरंगजेब ने बीजापुर पर हमले की योजना बनानी शुरू कर दी। मुगलों ने उत्तर कोंकण में विफलता के पीछे के कारण पता लगाए। दरअसल इसके रास्ते में 2 मजबूत किले थे, माहुली और दूसरा था कोथलीगढ़। तो ये 2 किले उत्तर कोंकण की 2 चाबियां थीं। बरसात के बाद नवंबर 1684 में शहाबुद्दीन खान ने सातारा पर हमला कर दिया और एक फौज ने कोथलीगढ़ पर। सातारा में तो मुगल हार गए, लेकिन कोथलीगढ़ पर मुगलों ने कब्जा कर लिया और उसके किलेदार नारोजी त्र्यंबक का सर काटकर बाजारों में घुमाया। स्वाभाविक है इसका सभी मराठा किलेदारों पर गहरा असर पड़ा होगा। उन सबको मनसबदारी के सुनहरे सपने सब्ज बाग भी दिखाए जाने लगे। ऐसे दुर्गम किलों पर विपरीत परिस्थितियों में कोई क्यों लड़े, जब वो बगैर लड़े आराम की जिंदगी बिता सकता है। स्वराज्य का सपना धुंधलाने लगा और हिंदवी स्वराज्य के उत्तरी भाग में गद्दारी की लहर दौड़ पड़ी। फिर भी दिसंबर 1684 में मराठों ने कोथलीगढ़ जीतने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। ऐसा संकेत मिलता है कि नवंबर अथवा दिसंबर 1684 में संभाजी महाराज ने खुद बहादुरगढ़ पर चढ़ाई की, लेकिन पारनेर में उनकी मुगलों से टक्कर हो गई और उन्होंने मुगलों को हरा दिया। इस तरह से 1684 खत्म हुआ। 1685 की शुरुआत में औरंगजेब ने मराठों के इस पहले दौर के हमले के बाद बीजापुर की ओर कदम बढ़ाए, जिसकी तैयारी अक्टूबर 1684 से ही शुरू कर दी गई थी। लेकिन बीजापुर पर हमले से पहले मराठों को अभी एक आखिरी चोट देना बाकी था। तो औरंगजेब ने एक बार फिर शहाबुद्दीन खान को हिंदवी स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पर चढ़ाई करने भेजा और शाह आलम मुअज्जम को दोबारा दक्षिण कोंकण पर हमला करने भेजा। जनवरी 1685 में मुगल रायगढ़ की तलहटी तक पहुंचने में सफल हो गए, लेकिन इस बार संभाजी महाराज वहां पहले से ही मौजूद थे और रायगढ़ को जीतना भी लगभग नामुमकिन था। इसीलिए तो तब से 22 साल पहले 1662 में संभाजी महाराज के दादा और पिता ने इसे राजधानी के लिए चुना था। तो रायगढ़ की ऊंचाई और कठिनाई ने इसे बचाए रखा और सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते और कवि कलश ने अपने पराक्रम से मुगलों को पीछे हटा दिया। तो मुगलों का ये दूसरा रायगढ़ अभियान भी असफल हो गया, जो कि लगभग तय था। इसके तुरंत बाद जनवरी फरवरी 1685 में संभाजी महाराज ने नीलोजी पंडित को खानदेश पर छापा मारने भेजा। नीलोजी ने धरण गांव, बुरहानपुर और जालना पर छापे मारे, लेकिन रास्ते में जब उन्होंने बागलान के किले लेने की कोशिश की तो उनके हाथ नाकामी लगी। इस बीच दक्षिण कोंकण जा रहे राजकुमार मुअज्जम शाह आलम ने आदिल शाही से गोकक, धारवाड़ और हुबली छीन लिए और मराठों के कारवार पर अधिकार कर लिया। इन पर छापे मारने के लिए संभाजी महाराज ने एक सेना भेजी थी। इस सेना ने न केवल मुगलों को सह्याद्री में घुसने से रोका, बल्कि मार्च तक छापे मार मार कर मुगल फौज को आधा कर दिया। हालांकि मुगल और पुर्तगाली कुड़ाल के देसाई खेम सावंत को अपने साथ मिलाने में कामयाब रहे और शाह आलम के जीते हुए इलाके भी मुगलों के पास ही रहे। इस बीच मार्च में मुगलों ने सिंहगढ़ पर आक्रमण किया, जहां स्वयं संभाजी महाराज ने उन्हें हराकर वापस लौटा दिया। अब औरंगजेब को विश्वास होने लगा कि संभाजी महाराज और मुअज्जम शाह आलम की 20 साल पुरानी दोस्ती फिर से जाग रही है, जो कि पुरंदर की संधि के बाद उनके बीच हुई थी। ये बात तो सच है कि औरंगजेब को मराठों के खिलाफ अपेक्षित सफलता तो नहीं मिल पा रही थी। मुगलों की तमाम कोशिशों के बावजूद वो साल्हेर, रामशेज, कल्याण, सिंहगढ़, पुरंदर, रोहिड़ा, सातारा, पन्हाला वगैरह कई स्थान और किले नहीं जीत पाए थे।
फिर भी ये बात भी उतनी ही सही है कि यदि मुगलों का भारी नुकसान हो रहा था तो मराठों का भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। पिछले 3 साल के युद्ध में औरंगजेब को स्वराज्य में सेंध लगाने में निश्चित तौर पर सफलता मिल गई थी। सह्याद्री की हरी भरी वादियों में इस तरह के इस पैमाने के युद्ध इतिहास में पहली बार हो रहे थे। 2 रायगढ़ अभियानों में मराठों के मुख्यालय के रास्ते ढूंढ और समझ लिए गए थे। औरंगजेब ने आगे चलकर खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारकर कैसे इस स्वराज्य के सपने को फिर से जिंदा करवा दिया, ये हम आने वाले भागों में देखेंगे ही। हालांकि औरंगजेब को एक बात तो समझ में आ गई थी कि मराठों को हराना तब तक संभव नहीं होगा जब तक दोनों दक्खनी सल्तनतों गोलकुंडा कुतुबशाही और बीजापुर आदिलशाही का सफाया न किया जाए, जो मुगलों के जिहाद में साथ देने की जगह मराठों की मदद किए जा रही थी। इसीलिए मार्च 1685 में औरंगजेब ने राजकुमार आजम शाह को बीजापुर के दक्षिण में गढ़ग में तैनात कर दिया और अप्रैल में खुद अहमदनगर से हटकर बीजापुर की तरफ सोलापुर में पड़ाव डाला। लेकिन मराठों ने सम्राट के आने से पहले सोलापुर पर छापा मारा। अप्रैल में मराठों ने एक बार फिर से कोथलीगढ़ वापस लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उन्हें हार कर लौटना पड़ा। इससे यह समझ में आता है कि ये किले जीतने में कितने मुश्किल हुआ करते थे। मई 1685 में सम्राट औरंगजेब ने गढ़ग से आजम शाह को बुलाकर बीजापुर को घेरा डाल दिया। बीजापुर आदिलशाही 5 दक्खनी सल्तनतों में फौजी तौर पर सबसे ताकतवर थी। इन्होंने भी मुगलों को नाको चने चबवा दिए। औरंगजेब का बीजापुर जीतने का एक बहुत पुराना सपना था, जो कि अब तक नाकाम होता आया था। तब से लगभग 3 दशक पहले अपने पिता सम्राट शाहजहां के शासनकाल में जब औरंगजेब की आदिलशाही से लड़ाई चल रही थी, तब शाहजहां की मौत की अफवाह सुनकर बीदर जीतकर ही वापस लौट जाना पड़ा था और बीजापुर जीतने का सपना अधूरा रह गया था और अब इसे साकार करने की बारी थी। यहाँ पे संभाजी महाराज और मुगलों के संग्राम का दूसरा चरण भी समाप्त होता है। बीजापुर और गोलकुंडा की घेराबंदियों के वक्त संभाजी महाराज आमतौर पर पन्हाला में रहते थे, इन सल्तनतों को लगातार मदद पहुंचाने के लिए। मुगलों की बीजापुर की घेराबंदी में मदद के लिए मैसूर के महाराजा चिक्कदेव राज ने भी सेनाएं भेजी और इधर बीजापुर की मुगलों के खिलाफ मदद के लिए हम्बीरराव मोहिते ने मई जून 1685 में कोशिश की, लेकिन सातारा के पास उनकी मुगलों से झड़प हुई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। जुलाई 1685 में संभाजी महाराज ने आदिलशाही की मदद के लिए कवि कलश को भेजा। उसके बाद अगस्त में सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते को। दूसरी ओर आदिलशाही की मदद के लिए अगस्त 1685 से गोलकुंडा से फौजें आने लगी। कुतुबशाही फौज के पास उस जमाने के हिसाब से बहुत ही उन्नत हथियार थे, जैसे जंबर्क, अग्निबाण वगैरह। अक्टूबर 1685 में संभाजी महाराज ने बीजापुर की मदद के लिए नागोजी बल्लाल को भेजा, जिनकी सातारा के पास शहाबुद्दीन खान से टक्कर हुई। इसका परिणाम तो नहीं पता, पर संभवतः नागोजी बीजापुर की मदद के लिए पहुंच गए। मुगलों का मराठों के खिलाफ मोर्चा बंद करने का अंग्रेजों ने गलत मतलब निकाल लिया। उन्होंने इसे भारत की राजनीति में घुसने का एक सुनहरा मौका समझ लिया। इसी साल का एक अंग्रेजी पत्र साफ कहता है कि मुगल सम्राट से डरने की जरा भी जरूरत नहीं है, संभाजी महाराज से डरो। और अंग्रेजों के पास मुगलों से लड़ने का एक माकूल बहाना भी था। 1681 में जोसिया चाइल्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बने और उनके भाई जॉन चाइल्ड बंबई सूरत के। इन चाइल्ड बंधुओं के कार्यकाल में ही अंग्रेजों ने भारतवर्ष में खुलकर हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया। कंपनी ने बंगाल सूबेदार शाइस्ता खान से मांग की कि व्यापार में छूट दी जाए और व्यापार पर लगने वाले कर में कटौती की जाए, लेकिन कंपनी का लहजा ऐसा था कि शाइस्ता खान ने नाराज होकर व्यापार पर कर बढ़ाकर लगभग दुगना कर दिया। इस पर चाइल्ड ने इंग्लैंड के महाराजा जेम्स द्वितीय को मुगलों से खुले युद्ध के लिए राजी कर लिया और इंग्लैंड से एक नौसैनिक बेड़ा और फौज बुलवा लिए, जो अगले साल 1686 में भारत पहुंचने वाले थे। उनका उद्देश्य था मुगल साम्राज्य के बंदरगाहों की नाकाबंदी करना, बंगाल के समतट क्षेत्र में चटगांव जीतना और अराकान राज्य से व्यापारिक मित्रता बढ़ाना। रोहिंग्या इसी क्षेत्र से आते हैं। मुगलों और अंग्रेजों के इस संग्राम को कहते हैं चाइल्ड्स वॉर। हालांकि इससे मराठों की मदद ही होती, लेकिन ये कदम अंग्रेजों की दृष्टि से भी अपने नाम की तरह ही बचकाना ही था। उधर बरसात के बाद सितंबर 1685 में मराठे और सुल्तान अकबर फिर से गुजरात के रास्ते दिल्ली की तरफ निकल पड़े।
अक्टूबर में सूरत से भी आगे जाकर उन्होंने भड़ूच को लूटा, लेकिन तभी गुजरात का मुगल सूबेदार करतलब खान अहमदाबाद से भड़ूच आ गया और सुल्तान अकबर और मराठे लड़ाई टालकर वापस आ गए। सुल्तान अकबर को दिल्ली अब बहुत दूर लगने लगी, दिल टूट गया और साम्राज्य से वैराग्य सा हो गया। लेकिन मुगलों से घिरा हुआ बीजापुर जियो जान से अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। दिसंबर 1685 में संभाजी महाराज ने सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते को आदिल शाही की मदद के लिए भेजा। बीजापुर को घेरे बैठे मुगल एक तरफ कुतुब शाही फौज और उसके हथियारों से त्रस्त थे, तो दूसरी तरफ मराठों के छापों से। इस तरह से 1685 भी बीत गया। 1686 के पहले दिन जब सूरज उगा, तब मुगलों से घिरे बीजापुर के किले से दुनिया की तथाकथित सबसे बड़ी तोप मलिक मैदान उस जमाने की बड़ी बड़ी मुगल हस्तियों पर गोले दाग रही थी, आग बरसा रही थी। इस घेराबंदी में मुगल सम्राट औरंगजेब और 2 राजकुमार शाह आलम मुअज्जम और आजम शाह तो शामिल थे ही, लेकिन इनके अलावा थे मुगल साम्राज्य के वजीर असद खान, उनके बेटे जुल्फिकार खान नुसरत जंग जो आगे चलकर कार्नाटिक यानी अरकाट के पहले नवाब बने, मुगल साम्राज्य के मीर बख्शी रूहुल्ला खान, भविष्य के हैदराबाद के पहले निजाम आसफ जाह जो तब 25 साल के थे और चिन किलिच कमरुद्दीन खान कहलाते थे। उनके दादा बड़े किलिच खान आबिद खान और पिता शहाबुद्दीन खान गाजिउद्दीन फिरोज जंग भी इसमें शामिल थे। इनके अलावा बीजापुर की घेराबंदी में शामिल थे दक्खन के युद्धों में बड़ी भूमिका निभाने वाले कासिम खान, अब तक 3 सूबों के सूबेदार रह चुके खान जहां बहादुर कोकलताश और सैयद अब्दुल्ला खान बरहा, जो उन सैयद बंधुओं के पिता थे जो इस घटना के 33 साल बाद मराठों को दिल्ली ले गए और जिन्होंने एक के बाद एक 4 मुगल सम्राट कठपुतली की तरह बदले। इतनी महत्वपूर्ण थी ये घेराबंदी। आदिल शाही को मराठों से लगातार मिलने वाली मदद को बंद करवाने के लिए मार्च अप्रैल 1686 में मुगल साम्राज्य के मीर बख्शी रूहुल्ला खान ने आदिल शाही के शहर मिरज पर अधिकार कर लिया और दूसरी तरफ खान जहां ने गोलकुंडा पर हमला किया। खान को रास्ते में ही गोलकुंडा की फौजों ने हराकर लौटा तो दिया, लेकिन इसके बाद बीजापुर को गोलकुंडा से आने वाली मदद में भारी गिरावट आई। इसके बाद रूहुल्ला खान ने कोल्हापुर और पन्हाला पर हमला किया, लेकिन हम्बीर राव मोहिते ने उन्हें हराकर पीछे हटा दिया, तो उन्होंने आदिल शाही के एक और गढ़ बेलगांव को घेरा डाल दिया। लेकिन हम्बीर राव ने बेलगांव के किलेदार को हिम्मत दिलाई और रूपाजी भोसले को भेजकर मुगलों को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगर मिरज का किलेदार भी ऐसी हिम्मत दिखाता तो मुगल मिरज भी नहीं जीत पाते। पर फायदा क्या, जब खुद आदिल शाही का केंद्र बीजापुर ही मुगलों से घिरा हुआ हो। इस बीच संभाजी महाराज ने पाया कि मैसूर की अधिकांश सेना या तो बीजापुर में मुगलों के साथ है या मदुरई राज्य पर हमला करने गई है, तो मुगलों को पीछे से मदद करने वाले मैसूर राज्य पर संभाजी महाराज ने आक्रमण कर दिया। यह संभाजी महाराज का दूसरा मैसूर अभियान था। महाराजा चिक्कदेवराज ने मदुरई से सेना वापस बुलवा ली, लेकिन मराठों ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। ऊपर से मैसूर राज्य के खिलाफ राज्य के अलग अलग भागों में अनेक जातियों ने विद्रोह कर रखे थे। इससे संभाजी महाराज को मदद मिल रही थी, विशेषतः कोडगु यानी कुर्ग के कोडवा लोगों से, और उन्होंने श्रीरंगापट्टनम पर ही हमला कर दिया। चिक्कदेवराज ने एक तरफ श्रीरंगापट्टनम में मराठों को रोके रखा, तो दूसरी तरफ तमाम जातियों के विद्रोह को बड़ी कठोरता से कुचल दिया। संभाजी महाराज की मदद के लिए इस बार न तो हरजी महाडिक आए और न ही उनके चाचा तंजौर के राजा एकोजी। ऊपर से बीजापुर का पतन भी साफ नजर आ रहा था, तो संभाजी महाराज मैसूर को छोड़कर महाराष्ट्र वापस लौट आए। उनकी लौटती सेना पर मैसूरी सिपाहियों और साथी जातियों ने छापे मारे। संभाजी महाराज के इस असफल मैसूर अभियान के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। वैसे तो मराठों और मैसूर के संबंध शाहजी राजे के जमाने से ही खराब चले आ रहे थे, पर इस अभियान ने उसे नासूर बना दिया। दूसरी बात, मराठों के पीछे हटते ही उनके साथी कोडवा और अन्य जातियों पर मैसूर राज्य ने कठोर कार्रवाई की। इसने कर्नाटक में मराठों की पकड़ को हमेशा के लिए बहुत कमजोर कर दिया। सितंबर 1686 में बीजापुर का पतन हुआ और एक बहुत पुरानी सल्तनत आखिर समाप्त हुई। उसके अंतिम शासक 18 साल के सिकंदर आदिल शाह को मुगलों ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मुगलों से मिलने पर फलाना फलाना मिलेगा, लेकिन मिली दौलताबाद के किले में कैद। आदिल शाही का मुख्य सेनापति सरजा खान बीजापुरी भी मुगल सेवा में आ गया
हालांकि कुछ स्रोतों में सरजा खान के 1682 में सातारा पर हमले का जिक्र है, जिसमें उसे मराठों ने पकड़कर भारी रकम वसूल करके छोड़ा था, लेकिन कई स्रोत इस घटना को 1702 का बताते हैं। बीजापुर के पतन के बाद सैयद बंधुओं के पिता सैयद अब्दुल्ला खान बरहा को बीजापुर का पहला नवाब बनाया गया। बीजापुर जीतने से मुगलों को एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ। यहाँ से उन्हें भरपूर खजाना और गोला बारूद मिला। अब अगला निशाना थी गोलकुंडा की कुतुबशाही, जो संसाधनों के मामले में आदिल शाही से बेहतर थी। और गोलकुंडा पर औरंगजेब की विशेष नाराजगी के कुछ कारण थे। एक तो वो शिया सल्तनत थी, दूसरा उसके सर्वे सर्वा बने बैठे थे दो ब्राह्मण भाई अकन्ना और मदन्ना, जो कुतुबशाही का हर जरूरी और गैर जरूरी निर्णय लिया करते थे। तभी इंग्लैंड से आए अंग्रेजों के लड़ाकू जहाजों ने मुगल साम्राज्य के बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी। उन्होंने हज यात्रा के जहाजों को भी जब्त किया और बंगाल पर हमला कर दिया। वहां उन्होंने कोलकाता के पास हुगली किनारे चिंसुरा या चुचुड़ा पर गोलाबारी की, तो बंगाल सूबेदार शाइस्ता खान ने शांति की बातचीत शुरू करके उन्हें उलझा लिया और फौज इकट्ठा करनी शुरू कर दी। सूबेदार शाइस्ता खान ने अंग्रेजों की बंगाल की सभी फैक्ट्रियां जब्त कर लीं। अपने आप को घिरा हुआ पाकर अंग्रेज बेड़े के नए कमांडर पटना के फैक्टर जॉब चरनॉक अपने बेड़े को पीछे हटाकर सूतानटी ले गए, जो इसके बाद धीरे धीरे कोलकाता बन गया। इसीलिए जॉब चरनॉक को आधुनिक कोलकाता का संस्थापक कहा जाता है। संभाजी महाराज के पास अब एक दो सूत्रीय उपाय ही बच गया था, कुतुब शाही की यथासंभव मदद और अपने खुद के राज्य की यथासंभव रक्षात्मक व्यवस्था। इसीलिए उन्होंने सुल्तान अकबर की दिल्ली पर चढ़ाई को लेकर कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। इससे सुल्तान अकबर को बहुत मायूसी हुई और दोनों हम उम्र युवाओं के बीच कड़वा पत्राचार हुआ। अब सुल्तान अकबर को भविष्य साफ साफ नजर आने लगा था और उनका मराठों से मोह भंग हो गया। अखबारात के हिसाब से सुल्तान अकबर ने 1684, 85 और 86 में अपने पिता सम्राट औरंगजेब से समझौता करने की कोशिशें की, लेकिन औरंगजेब के तेवर देखकर उनको खतरा महसूस हुआ। बीजापुर के पतन का मतलब था मुगलों का बंगलौर और सिरा पर हमला। तो सिरा और बंगलौर को बचाने के लिए संभाजी महाराज ने अक्टूबर 1686 में संताजी घोरपड़े और केशव पिंगले को भेजा और दूसरी तरफ कुतुब शाही की मदद के लिए एक और सेना रवाना की मानको जी के नेतृत्व में। अखबारात के अनुसार साल के अंत में मुगलों ने सिंधुदुर्ग जिले में तबाही मचाई, कुडाल और सावंतवाड़ी के देसाइयों की मदद से। 1687 की शुरुआत हुई गोलकुंडा कुतुब शाही पर मुगलों के हमले से। हैदराबाद के पहले निजाम आसफ जहां के पिता शहाबुद्दीन खान ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया, जो तब बाघनगर या भागनगर भी कहलाता था। इसके बाद निजाम आसफ जहां के दादा आबिद खान ने गोलकुंडा के किले पर हमला किया, लेकिन जवाबी गोलाबारी में घायल होकर उनकी जान चली गई। तो निजाम का हैदराबाद से जज्बाती रिश्ता स्वाभाविक था। मौका देखकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुतुब शाही के प्रमुख बंदरगाह मछलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया। हथियारों की विविधता के मामले में कुतुब शाही बेजोड़ थी। अग्निबाण, जंबर्क जैसे उस जमाने के आधुनिक हथियार कुतुब शाही के पास इफरात में थे, लेकिन उनके दो आधार स्तंभ दो ब्राह्मण भाई अकन्ना और मदन्ना की 1685 अथवा मार्च 1686 में हत्या हो चुकी थी। कुतुब शाही का सबसे अनुभवी सेनापति, बल्कि उनका सबसे प्रमुख सेनापति शेख निजाम दख्खनी, जिसे आप संभाजी महाराज को बंदी बनाने वाले मुकर्रब खान के नाम से बेहतर जानते हैं, वो पाला बदलकर मुगलों से जा मिला। फिर भी गोलकुंडा जीतने में मुगलों को अच्छी खासी समस्या आ रही थी। तभी फरवरी में शहाबुद्दीन खान ने कुतुब शाह और शाह आलम मुअज्जम के बीच एक समझौते की साजिश को बेनकाब किया। शाह आलम पर संभाजी महाराज के साथ समझौते का भी शुबहा था, तो शाह आलम को 8 साल के लिए नजरबंद कर लिया गया। इसे संयोग ही कहिए कि लगभग इसी दौरान फरवरी 1687 में सुल्तान अकबर ने भारत को अलविदा कह दिया और ईरान के उन्हीं सफवियों के यहाँ शरण ली, जिन्होंने तकरीबन 150 साल पहले इन दूसरे अकबर के पूर्वज पहले अकबर के पिता हुमायूं को शरण दी थी। अकबर के जाते ही दुर्गादास जी अकबर के बेटे बेटी को लेकर वापस जोधपुर चले गए। हालांकि जोधपुर लौटकर भी उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संग्राम जारी रखा और उत्तर भारत में सम्राट औरंगजेब और मुगल वजीर के भी न होने से उनके हमले मुगलों को ज्यादा मुश्किल पड़ रहे थे। लेकिन दक्षिण में संभाजी महाराज राजनीतिक तौर पर बिल्कुल अकेले पड़ गए। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा भ्रामक सूचना सुल्तान अकबर के बारे में ही मिलती है।
उनके गुजरात अभियान को लेकर तो इतने मतभेद हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो गुजरात गए ही नहीं और कुछ कहते हैं कि वो वहां से लौटे ही नहीं। कुछ का कहना है कि वो साल भर गोवा में रहे, लेकिन उनके पत्राचार से ऐसा लगता है कि वो स्वराज्य में भटकते ही रहे। यहाँ तक कि कुछ स्रोत उनके भारत से जाने का समय सितंबर 1686 बताते हैं। फरवरी में बंगाल सूबेदार शाइस्ता खान ने अंग्रेजों को सूता नटी से भी खदेड़ दिया, तो अंग्रेज बेड़े के कमांडर जॉब चरनॉक ने पीछे हटते हटते तन्ना के किले पर और हिजली द्वीप पर कब्जा कर लिया, जिसे अंग्रेजी दस्तावेजों में इंजली कहा गया है। इसके बाद अंग्रेजों ने खींचकर उड़ीसा के बलासूर बंदरगाह पर गोलाबारी कर दी। उधर गोलकोंडा को घेरे बैठे मुगल खेमे में भुखमरी और महामारी का आलम था। पिछले साल कुतुब शाही में अकाल पड़ा था, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन गोलकोंडा मराठों के छापों की पहुंच से बहुत दूर था। संभाजी महाराज ने जो मानकोजी के नेतृत्व में सेना भेजी थी, पिछले साल अक्टूबर नवंबर में कुतुब शाही की मदद के लिए उसकी मार्च अप्रैल 1687 में मुगलों से संगोला के पास एक जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें मुगलों ने इस मराठा सेना को हरा दिया और उसके सेनापति मानकोजी को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें औरंगजेब ने मनसबदार बना लिया। पिछले साल संभाजी महाराज ने जो सिरा और बंगलौर को बचाने के लिए सेना भेजी थी, उसके साथ एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। उसके दो प्रमुख सेनापति थे, संताजी घोरपड़े और केशव पिंगले। लेकिन पिंगले और जिंजी के प्रांतपाल हरजी महाडिक के बीच अनबन हो गई और इस सेना की प्रगति रुक गई। जब तक आपस में समझौता हुआ और फिर ये सेना जुलाई तक बंगलौर पहुंची, तब तक एकोजी बंगलौर मुगलों को बेच चुके थे और मुगलों ने बंगलौर को मैसूर के महाराजा चिक्कदेव राज को बेच दिया। अब यहाँ अलग अलग दावे सामने आते हैं, जिनमें मैसूर के शाही इतिहासकारों का कहना है कि चिक्कदेव राज ने जिंजी के प्रांतपाल हरजी महाडिक की मदद से बंगलौर मुगलों से छीन लिया। हालांकि सबसे प्रबल संभावना इस बात की है कि एकोजी ने बंगलौर उसको बेचने की बात की जो सबसे ज्यादा पैसे दे, तो मुगल सेनापति कासिम खान ने इसको खरीद लिया और उसे आगे चिक्कदेव राज को बेच दिया। जो भी हो, पर पहले बंगलौर पर अधिकार किया कासिम खान ने और फिर यह मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया और इस तरह से बंगलौर का लगभग 50 साल का मराठा राज खत्म हुआ, जिसकी शुरुआत 1639 में शाहजी राजे भोसले ने की थी, केम्पेगौड़ा से बंगलौर जीतकर। मराठों के कर्नाटक के बहुत सारे गढ़ मुगलों के हाथ लग गए, जिनमें से एक था सिरा, और इन्हें मिलाकर एक और नया सूबा बना सिरा। इसी के आसपास एकोजी की भी मृत्यु हो गई। गोलकोंडा की मजबूत दीवारों पर मुगलों के तोपों के गोलों का कोई असर नहीं हो रहा था, तो सुरंगें बनाई जाने लगी। किले की दीवारों और बुर्ज से टिकाने के लिए लकड़ी के तख्ते बनाए जाने लगे। सितंबर 1687 में गोलकोंडा का भी पतन हुआ, लेकिन तोपों की गोलाबारी से नहीं, गद्दारी से। इस तरह से ये आखिरी दक्खनी सल्तनत भी समाप्त हो गई। सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह को दौलताबाद के किले में कैद करके रखा गया, जहां इनकी 1699 में मृत्यु हुई। इन्हें एक विचित्र कारण के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इन्हें प्यार से तानी शाह कहा जाता था, जिसका मतलब होता है महान राजा, आदर्श राजा, या ताना शाह, जिसका मतलब था छोटा राजा। लेकिन मुगलों ने ताना शाह को एक बहुत ही नकारात्मक मतलब देकर उर्दू शब्दकोश में शामिल कर लिया, जहां आज भी ताना शाह का मतलब है एक दमनकारी अधिनायक, अंग्रेजी में डिक्टेटर। तो शिवाजी महाराज और औरंगजेब असल में ताना शाह से मिले थे। गोलकोंडा सल्तनत के किलों से मुगलों को न केवल बेशुमार खजाना और गोला बारूद मिला, बल्कि सबसे जरूरी अन्न भंडार भी उन्हें मिल गया। गोलकोंडा के पतन के तुरंत बाद सम्राट औरंगजेब ने एक फौज उत्तरी सरकार के तटवर्ती क्षेत्र पर कब्जा करने भेज दी और दूसरी फौज मराठों के दक्षिण के मुख्यालय जिंजी की तरफ। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल के उपजाऊ मैदान हाथ में आ जाने के बाद अब मुगलों के पास अन्न की कोई कमी नहीं रह गई थी। इसकी वजह से मुगलों की उत्तर से आने वाली रसद पर निर्भरता काफी कम हो गई। इसीलिए अब बरार, खानदेश और मराठवाड़ा में मराठों के छापों का कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया था। अब गोलकोंडा के बाद मुगलों के पास एक ही निशाना बच गया था, और वो था हिंदवी स्वराज्य। अंग्रेजों की तो वैसे भी जमीन पर कोई हैसियत थी नहीं, और समुद्र में भी वो केवल भटक ही रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। और अब औरंगजेब ने उनकी फैक्ट्रियों पर छापा मारने के लिए शाही फरमान जारी कर दिया। तो सितंबर 1687 में मुगलों के हिंदवी स्वराज्य पर नए संसाधनों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमले शुरू हो गए। इसमें सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ सातारा क्षेत्र में। इसी कड़ी में दिसंबर 1687 में वाई में एक घमासान युद्ध हुआ,
बीजापुर से मुगलों के पाले में आए सरजा खान बीजापुरी और सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते के बीच ये युद्ध मराठे जीत गए और उन्हें काफी खजाना भी मिला, लेकिन जो उन्होंने गंवाया वो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती था। सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते, इन्हीं की बेटी ताराबाई ने तब से 13 साल बाद मुगलों के दांत खट्टे किए। हम्बीर राव के जाने से संभाजी महाराज का एक बाजू कट गया और इसी साल बहिर्जी नाइक की भी मृत्यु हो गई थी, जो कि मराठा गुप्तचर विभाग की आत्मा थे, उसके प्राण थे। एक के बाद एक मराठा किलेदार और सामंत मनसबदारी के लालच में छत्रपति संभाजी महाराज का पाला छोड़कर मुगल सम्राट औरंगजेब के पाले में जाने लगे और इसी लहर में साल्हेर का मजबूत किला भी मुगलों के हाथ लग गया। अब संभाजी महाराज सोचने लगे कि काश अगर जंजीरा पर इतना समय न दिया होता और काश अगर दुर्गादास जी और सुल्तान अकबर से तभी मिल लेते जब वे महाराष्ट्र आए थे, तो शायद इस संग्राम के लिए बेहतर तैयारी हो सकती थी।